हाय व्यूअर्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जो आज का हमारा लेक्चर है उसमें हम एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को स्टडी करते हैं कि हमने मैग्नेटिक फोर्स के बारे में स्टडी किया है। अगर हम किसी मूविंग चार्ज पे देखें, मूविंग चार्ज पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल है? ये मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड है। अगर हम किसी चार्ज को यूँ मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो करते हैं, ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन में। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करते हैं कि जब किसी चार्ज को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम थ्रो करेंगे, चार्ज की मोशन हॉरिजेंटल होगी, चार्ज की मोशन सर्कुलर होगी और चार्ज की मोशन हेलिकल होगी। उसके 3 डिफरेंट पाथ हैं और उनके इन्हीं 3 डिफरेंट पाथ की वजह से फिर हम देखेंगे अगर हेलिकल पाथ में मूव करेगा तो वो क्यों मूव करेगा, अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा फिर उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन क्या होगी, फिर उसका टाइम पीरियड इन द सर्कुलर पाथ वो कितना होगा, और अगर वो चार्ज पार्टिकल हॉरिजेंटल मूव करेगा तो उसके हॉरिजेंटल मूव करने की उसके बिहाइंड वजह क्या होगी। तो हम जनरली आज इस फार्मूले के हम एप्लीकेशन को स्टडी करते हैं। फार्मूला क्या है हमारे पास? मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो फर्स्ट तो इसका जो केस मैं डिस्कस कर देता हूं। अगर हम चार्ज पार्टिकल को 0 के एंगल पे थ्रो करते हैं, और एंगल किसके दरमियान है? एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज की वेलोसिटी, अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल थ्रो कर दें उसको, या मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसको एंटी पैरेलल थ्रो कर दें, पैरेलल थ्रो करें या एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल के लिए थीटा को हम क्या पुट करेंगे? 180। उन दोनों केसेस में साइन का रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0। चार्ज पार्टिकल पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल आएगी? मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी। साइन ऑफ 0 का रिजल्ट भी 0 आएगा और साइन ऑफ 180 का रिजल्ट भी 0 आएगा। तो हमारे पास उस चार्ज पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स क्या आ जाएगी? वो 0। जब चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी तो चार्ज कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा, चार्ज हमेशा वो स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा। किस वक्त? व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो उस वक्त उसकी मोशन क्या होगी? हमारे पास स्ट्रेट लाइन होगी। वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करेगा, नो डिफ्लेक्शन, किसी किस्म की कोई उसमें डिफ्लेक्शन नहीं होगी। तो ये हमारा पहला केस है। अगर दूसरे केस में हम आ जाएं, दूसरे केस में हम क्या बोल देते हैं? हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थ्रो करते हैं। अब इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लगा है, वो इनसाइड द प्लेन ऑफ पेज है। अगर हम चार्ज पार्टिकल को यूं थ्रो करते हैं, यहां पर अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को यहां पे यूं थ्रो कर दें, उसकी वेलोसिटी ये है, v क्रॉस b करके देखें तो वेलोसिटी क्रॉस b इनसाइड, v क्रॉस b करेंगे, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगेगी, नेगेटिव पे फोर्स उसके अपोजिट इधर। तो इसको हम पहले लेक्चर्स में भी देख चुके हैं। वो चार्ज क्या करता है, अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इनवर्ड लगती है, वो चार्ज यूं सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देता है। जब वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है फिर उसका कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा, हम उसको भी स्टडी करते हैं, फिर उसका टाइम पीरियड भी होगा और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन भी होगी। अगर चार्ज यहाँ से मूव करके यहाँ पे पहुँचा, नेगेटिव चार्ज है, फिर टेंजेंशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन पे, v क्रॉस b करके आप चेक करें, देखें सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स द सेंटर है। इस डाउनवर्ड फोर्स की वजह से वो पार्टिकल सीधा नहीं जाता, नीचे मुड़ता है, वो यहाँ से डिफ्लेक्शन देके वो यहाँ पहुँच जाता है।
यहाँ पे क्या है हमारे पास, फिर वेलोसिटी वही टेंजेंशियल, मैग्नेटिक फोर्स V क्रॉस B करके चेक करें, फिर मैग्नेटिक फोर्स इनवर्ड, ये मैग्नेटिक फोर्स इनवर्ड उसको सीधा नहीं मूव करने देती, फिर वो पार्टिकल इधर मुड़ जाता है, वो यहाँ पे पहुँचेगा तो मैग्नेटिक फोर्स फिर इनवर्ड। इस तरीके से वो चार्ज पार्टिकल वो सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। व्हेन थीटा इज़ 90, यहाँ पे 90 पुट करेंगे तो उस पर लगने वाली फोर्स मैक्सिमम होगी, ये हमारे पास मैक्सिमम फोर्स है, दैट इज इक्वल टू वी बी क्यू वी बी साइन 90, साइन 91 आ जाएगा, उस चार्ज पे ये मैक्सिमम ये फोर्स लगेगी, और वो चार्ज किस पाथ पे मूव करेगा, सर्कुलर पाथ के ऊपर। अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव करे देन सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स उसको क्या करती है, ये टुवर्ड्स द सेंटर है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, वो चार्ज इतने रेडियस के अंदर वो रोटेट करना शुरू कर देता है। अब मैं लिख देता हूँ कि देन सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये उस चार्ज को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी और वो चार्ज सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। देन क्यू वी बी इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स है एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। वी के साथ वी को कैंसिल कर दें, उस चार्ज का रेडियस किसके इक्वल आएगा, एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी। अब वो चार्ज इतने रेडियस में रोटेट करना शुरू कर देगा। मैं एक MCQ लिख देता हूँ कि हम अल्फ़ा पार्टिकल को, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, हम इन तीनों पार्टिकल्स को सेम मैग्नेटिक फील्ड में सेम वेलोसिटी के साथ थ्रो करते हैं परपेंडिकुलरली। बताएं किस पार्टिकल का रेडियस ज़्यादा होगा। वेलोसिटी सेम है, सेम मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किया है। अब ये हमारे पास क्या है, चार्ज टू मास रेशियो का रेसिप्रोकल है, चार्ज नीचे पड़ा है, मास ऊपर पड़ा है। जिसकी चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज़्यादा होगी उसका रेडियस सबसे कम होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो, अगर मैं इसको चार्ज टू मास रेशियो की शक्ल में लिखूं, देखें वेलोसिटी Q डिवाइडेड बाई m इंटू क्या है ये B। अब रेडियस उस अब जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज़्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज़्यादा होगी तो उसका रेडियस ऑफ रोटेशन सबसे कम होगा। उसकी वजह क्या है कि जो हल्के पार्टिकल्स हैं जिनका मास कम होता है, जो ही उनको थ्रो करेंगे वो जल्दी डिफ्लेक्शन देते हैं। जब वो जल्दी डिफ्लेक्शन देते हैं तो फिर वो छोटे रेडियस में घूमना शुरू कर देते हैं। जो भारी ज़रा होता है, जो हैवी पार्टिकल है जिसका मास ज़्यादा हो, उसको डिफ्लेक्शन देते देते उसको मुड़ते मुड़ते ज़्यादा रेडियस में घूमना पड़ता है। इसलिए जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो हैवी पार्टिकल है, वो बड़े रेडियस में घूमता है। जब वो बड़े रेडियस में घूमेगा तो हम अगले क्वेश्चन में जाके इसको सॉल्व करते हैं। अगले स्टेप में हम देखते हैं कि जब वो बड़े रेडियस में घूमेगा उसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, उसको एक रोटेशन कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा एज़ कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, उसमें लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का रेडियस मालूम करें। हमारे पास ये एग्जाम्पल 14.4 है। वो कहते हैं इलेक्ट्रॉन का रेडियस मालूम करें। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज किसके इक्वल है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे मास है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। If electron is moving through at the rate of 2 × 10⁻⁴, अगर इलेक्ट्रॉन को इतनी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली थ्रो करते हैं एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 1.2 ×
-3 टेस्ला, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम ये वैल्यूज़ उठा के इसी फार्मूले में पुट कर दें तो रेडियस किसके इक्वल आ जाएगा? हमारे पास गिवन डेटा ये है, आप ये हेडिंग दे दें गिवन दैट, ये आपको चीज़ गिवन है, आप उसको सॉल्व करते हैं, आपके पास सोल्यूशन क्या आ रहा है? सोल्यूशन है एज आर इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी। आप इसमें डेटा पुट कर दें, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, velocity of electron, charge on the electron, और इस मैग्नेटिक फील्ड में 1.2 - 3 टेस्ला में थ्रो किया गया। तो यहाँ से जो उसका रेडियस का आंसर आ रहा है वो है हमारे पास 9.43। रेडियस इज इक्वल टू 9.43 10⁻⁻² मीटर मीन्स 9.43 सेंटीमीटर। अब वो इलेक्ट्रॉन इतने रेडियस के अंदर वो रोटेट करना शुरू कर देगा। ये हमारे पास एग्जांपल है जो हम इस क्वेश्चन की हम एप्लीकेशन कह सकते हैं कि देखिए हमने इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को हमने इलेक्ट्रॉन की रोटेशन पे उसको जाके अप्लाई कर दिया। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा हम एडवांस करके देखते हैं। अब हम आ जाते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन इतने रेडियस में रोटेट करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या आ जाएगा? हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमें पता है एज v इज इक्वल टू आर ओमेगा। हम ये यहाँ पे पुट करें या ओमेगा की जगह हम क्या लगा सकते हैं? 2 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। इसको उठा के यहाँ v की जगह पुट कर दें, r इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई क्यू बी। v की जगह क्या आ जाएगा? r 2 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। r के साथ r कैंसिल, इसका टाइम पीरियड किसके इक्वल आएगा? ये इसका टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? उसी चार्ज टू मास रेशियो के ऊपर। देखें टाइम पीरियड किस चीज़ के डिपेंडेंस में है? 2 ये हमारे पास है चार्ज टू मास रेशियो इनटू क्या है हमारे पास? b। जिस पार्टिकल की चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज़्यादा है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, अल्फ़ा पार्टिकल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की निस्बत कंपैरिजन तीनों का करें तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशियो क्या है हमारे पास? सबसे ज़्यादा है। जब उसकी इलेक्ट्रॉन हल्का ज़रा है, उसकी चार्ज टू मास रेशियो ज़्यादा है, फिर उसका टाइम पीरियड क्या होगा? वो कम होगा। वो जल्दी रोटेट करेगा, अपनी एक रोटेशन थोड़े टाइम के अंदर वो कंप्लीट करेगा। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को लिखना चाहता हूँ, मैं इसी का रेसिप्रोकल ले लेता हूँ। फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आ जाएगी? अगर हम इसको उल्टा के लिखें, ये उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन है, क्यू बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या आ जाएगा? ये m। अब देखें फ्रीक्वेंसी, अगर सेम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्जेस को थ्रो करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है? चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल। जो इलेक्ट्रॉन है वो छोटा ज़रा है। अब तीनों चीज़ों को देखें, इलेक्ट्रॉन के लिए डिस्कस कर लें, बाकी चीज़ों को हम खुद डिस्कस कर सकेंगे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज़्यादा है। जब उसकी चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज़्यादा है, फिर उसका रेडियस कम होगा, छोटे रेडियस में घूमेगा। उसका टाइम पीरियड जो होगा वो हमारे पास स्मॉल होगा, छोटे टाइम के अंदर वो अपने थोड़े टाइम में अपना 1 रोटेशन वो कंप्लीट कर लेगा। और उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, उसकी नंबर ऑफ़ रोटेशंस पर सेकंड हमारे पास ज़्यादा होंगी। और जो मज़े की बात है वो यहाँ पे देखें, जो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड है उसका स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। जिस पार्टिकल की स्पीड ज़्यादा होगी, यहाँ पे देखें, जिस पार्टिकल की स्पीड ज़्यादा होगी वो पार्टिकल बड़े रेडियस में घूमेगा, लेकिन टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं होगा। जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो बड़े रेडियस में रोटेट करेगा, वो ज़्यादा फासला कवर करेगा, लेकिन दोनों का जो टाइम पीरियड है वो सेम होगा अगर दोनों पार्टिकल्स की चार्ज टू मास रेशियो बराबर होगी। और चार्ज टू मास रेशियो किसकी बराबर है? हम इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं,
या हम इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन, हम पॉजिट्रॉन को कह देते हैं। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके मासेस भी बराबर हैं, चार्जेस की मैग्नीट्यूड भी बराबर है, लेकिन चार्ज सिंबॉलिकली एक पे पॉजिटिव होते हैं और एक पे नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव की यहाँ पे डिस्कशन नहीं है। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड में यूँ थ्रो करेंगे, दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा और दोनों की फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन भी सेम होगी। अब हम अपने तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल हॉरिजेंट स्ट्रेट लाइन जा रहे हैं, 90 पे थ्रो करेंगे तो चार्ज पार्टिकल वो सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। और तीसरा हमारा पॉइंट है, अगर हम चार्जेस को इस एंगल पे थ्रो करते हैं कि हमारे पास जो थीटा है, थीटा इज़ ग्रेटर देन 0 एंड थीटा इज़ लेस देन 90, अगर हम इतने एंगल पे थ्रो करें, थीटा इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90, फिर वो चार्ज हमेशा हेलिकल पाथ पे मूव करेंगे। अब वो हेलिकल पाथ में कैसे मूव करेंगे? हम कहते हैं कि हमारे पास ये एक रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, हमारे पास अपवर्ड है। हम किसी चार्ज को यूं थ्रो करते हैं, चार्ज की वेलोसिटी इधर है, चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। अब उसका एंगल 0 से ग्रेटर है और थीटा 90 से लेस है। अगर मैं v को रिजॉल्व करूं, v का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा और v का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। यूं करके जो एंगल के सामने वाला ये कंपोनेंट होगा, अगर इसको रिजॉल्व करते हैं, जो एंगल के सामने वाला ये कंपोनेंट होगा वो बनेगा v का साइन कंपोनेंट, उसको यहाँ पे शो कर देते हैं v साइन थीटा। और जो ये कंपोनेंट उसका बनेगा जो अपवर्ड डायरेक्शन में, ये बनेगा v का हमारे पास कॉस कंपोनेंट। अब जो v का कॉस कंपोनेंट है वो चार्ज पार्टिकल को ऊपर लेके जा रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर उसकी मोशन को, बॉडी को उठाएगा ऊपर। और ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा v साइन थीटा। फिर चार्ज किस पाथ पे मूव करेगा? वो चार्ज इस तरीके से हेलिकल पाथ पे मूव करेगा और यूं वो ऊपर उठता जाएगा ऐसे। ये उसका हेलिकल पाथ होगा कि चार्ज को थ्रो किया, वो चार्ज इस हेलिकल पाथ पे ऐसे वो मूव करते जाएगा। अगर किसी लम्हे मैं कहता हूँ वो चार्ज यहाँ पे था, तो ये जो हमारे पास ये v cos थीटा है, ये चार्ज को ऊपर उठा रहा है, और जो v साइन थीटा है ये टुवर्ड्स द सेंटर है, ये चार्ज को क्या प्रोवाइड करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर वो चार्ज इस तरीके से वो हेलिकल पाथ पे मूव करता है। जो v cos थीटा है जो बॉडी को ऊपर उठा रहा है, वो यहाँ से यहाँ तक उसकी पिच डिटरमाइन करेगा। पिच क्या होती है? हेलिकल पाथ के दो टर्न्स का वर्टिकल डिस्टेंस होता है। एक उसकी ये लूप था, एक ये रोटेशन थी, एक ये रोटेशन है। इन दो टर्म्स के दरमियान जो उसने वर्टिकली कितना फासला वो ऊपर उठा है, उसको पिच ऑफ द हेलिकल पाथ कहते हैं। तो v cos थीटा उसकी पिच को डिटरमाइन करेगा, और जो v साइन थीटा है फिर वो ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करेगा। v साइन थीटा हमें बताएगा कि उसका रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ रोटेशन। वो पार्टिकल यूँ रोटेट भी कर रहा है जैसे स्प्रिंग होता है, यूँ करके रोटेट भी कर रहा है और वो ऊपर भी ऐसे उठता जा रहा है। वो v साइन थीटा हमें डिटरमाइन करेगा, बताएगा हमें कि उसका टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन क्या होगा, और v साइन थीटा हमें बताएगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन क्या। तो आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपसे ये चीज़ें शेयर करूं कि जिसमें हमने एक चार्ज पे लगने वाली फोर्स को हमने अप्लाई किया है, हमने उसको विजुअलाइज किया है कि अगर चार्ज को थ्रो करेंगे, इतने एंगल पे थ्रो करेंगे तो उसका ये बिहेवियर होगा, 90 पे थ्रो करेंगे तो हमेशा सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। फिर उसकी फ्रीक्वेंसीज और टाइम पीरियड और रेडियस और उन चीज़ों को डिस्कस किया। और अगर उसका एंगल इन बिटवीन 0 एंड 90 हो, फिर उसकी कौन सी कहानी होगी। आप इन चीज़ों को देखें, आप इनको स्टडी करें। मुझे तो बड़ी खूबसूरत लगती हैं ये चीज़ें हैं। ये एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट है, हम यहाँ पे सब्जेक्ट को अप्लाई करते हैं। जब सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं तो फिर हम अपने सब्जेक्ट को एंजॉय भी करते हैं।
आप इसको देखें। अगर आपको कहीं कोई चीज़ मुश्किल लगती है आप मुझसे रब्ता करें। किसी चीज़ के कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हो रहे तब भी आप कमेंट्स करें, आप मैसेजेस करें, तो मैं आपके साथ हूँ आपकी हेल्प करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए। सदा खुश रहें। थैंक यू सो मच।